एशिया के सबसे बड़े विस्थापन को लेकर NSCL प्रबंधन सजग नहीं दिख रहा, ऐसा मानना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। गौरतलब है कि NSCL की जयंत एवं दूधी चूहा कोयला खदान के विस्तार के लिए मोरवा समेत आसपास के करीब 50,000 लोगों का विस्थापन होना है। प्रबंधन अब पहले चरण की नापी के बाद नोटिस बांटने की तैयारी में लगा है, परंतु मुआवजा निर्धारण के लिए PWD के रेट की बात हो या फिर पुनर्वास स्थल समेत सरकारी आवास में बसे लोगों की बात, इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। NCL प्रबंधन के विरुद्ध अब स्थानीय लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि NCL अब माइंड गेम खेल रहा है। लोगों को आपस में बांटना, भ्रमित करना और डर का माहौल बनाकर उनकी एकजुटता को कमजोर करना कंपनी की रणनीति बन गई है। लोगों का मानना है कि NSCL पूरी प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता बरतने में असफल रहा है, बल्कि अब स्थानीय लोगों की शराफत का भी नया जायज फायदा भी उठा रहा है। विस्थापन को लेकर लोगों की पीड़ा अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रह गई, बल्कि यह सवाल बन गया है कि विकास किसके लिए और किसी कीमत पर। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हूँ। मोरवा विस्थापन यहाँ के लोगों के लिए गले का हड्डी अब साबित हो रहा है। बीते दिनों सिंगरौली कलेक्टर द्वारा त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक भी रखी गई, जिसमें सभी मंचों के लोग, स्थानीय लोग, NCL प्रबंधन और जिला प्रशासन मौजूद था। मगर स्थानीय लोगों का मानना है कि ये समीक्षा बैठक मात्र एक औपचारिकता थी। इसके बाद यहाँ के किराएदारों के लिए भी सर्वे का काम शुरू किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें 20 बाई 30 का प्लॉट भी मुहैया कराया जाएगा, परंतु लोगों का कहना है कि जब यहाँ आम इंसान के लिए प्लॉट नहीं दिया जा रहा, उन्हें मुआवजा दे करके हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो किराएदारों को कहाँ से प्लॉट दिया जाएगा? क्योंकि पुनर्वास अगर व्यवस्थित तरीके से हो तभी सही है। तीसरी एक बड़ी बात यहाँ सामने आई PWD रेट को लेकर, जिसको लेकर के अब एक नया विवाद छिड़ गया है। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सिंगरौली विस्थापन मंच से अभय तिवारी जी हैं, जो ग्रुप में काफ़ी मुखर होकर लिखते हैं। इनके लिखना लोगों को काफ़ी भाता है और आज ये कैमरे के सामने पहली बार मौजूद रहेंगे। नमस्कार अभय। नमस्कार पुनीत जी। ये बताइए, मोरवा विस्थापन को आप पर्सनल अपने स्तर पर कैसे देखते हैं? मोरवा विस्थापन सिंगरौली का नहीं, बल्कि अब तक का विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन, और इस विस्थापन के लिए प्रबंधन को जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी, इस विस्थापन की जो रूपरेखा निर्मित करनी चाहिए थी, प्रबंधन ने उस संबंध में अब तक कोई तैयारी नहीं, मतलब कुछ भी पटल पे नहीं आया जिससे ये दृष्टिगत हो कि प्रबंधन ने इस विस्थापन को लेकर के ये योजना बनाई है। नित्य इनके बातों में परिवर्तन होता है, सदैव झोल दिखता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इन विसंगतियों के बीच ऐसा लगता है कि मोरवा का विस्थापन हम सब के लिए सरदर्द बनते थे। ये चीज़ हमारे द्वारा पूर्व से ही कहा जाता था कि NCL कोई भी चीज़ अपने पटल पे नहीं रख रहा है, सामने नहीं ला रहा है। ये शुरू के दिन से ही हम लोग जो भी यहाँ देखा है वो हम लोग कहते आए हैं, परंतु आप लोग के द्वारा हमेशा कहा गया कि नापी करा लो, नापी करा लो। नापी अब हो जा रही है। NCL ने एक विज्ञप्ति भी जारी की थी, एक कह लीजिए कि एक एडवर्टीजमेंट जारी किया एक स्थानीय अखबार में कि जो लोग नापी नहीं कराए हैं वो जल्दी करा लें, क्योंकि अब हम लोग नोटिस बांटने वाले हैं। जब तक सारी चीज़ों का अभी तक डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो क्या नोटिस बांटना उचित है? नोटिस बांटना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है मनीष जी, लेकिन ये कहना कि आप लोगों ने या सिंगरौली विस्थापन मंच ने उनके नापी में सहयोग किया, एकदम सही है। हम लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन हमारा सहयोग इसलिए नहीं था कि आप हमारे साथ छल करें, हमारे साथ प्रपंच करें। हमारा सहयोग इसलिए था कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, एक कदम हम बढ़ा रहे हैं, आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप बड़े हैं, आप प्रबंधन हैं, आपका सहयोग हमको हमेशा वांछित सहयोग मिलेगा जिसकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज जो सामने दिख रहा है वो प्रबंधन हमारे साथ छल कर रहा है, और तब ये लगता है कि कहीं हमने इनके साथ सहयोग करके गलत तो नहीं किया। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो इनका ये नोटिस ये बांटेंगे,
या जो अवार्ड पारित करेंगे, इसमें जिन घरों की नापी हो चुकी है उन घरों का जब तक एनसीएल नहीं ले लेता है तो उनका ब्याज बंद हो जाएगा, जिनकी नापी नहीं हुई है उनका ब्याज बनता रहेगा। ऐसा क्या है क्या कि जिस परिक्षेत्र का मतलब जिस एरिया का एक सर्टेन एरिया, ये फर्स्ट फेज में जैसे 600 मीटर की बात है, 600 मीटर ये एक्वायर करेंगे, तो उस 600 मीटर में अब तक की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, हम प्रावधानों से इतर कोई बात करेंगे भी नहीं। जो व्यवस्था है सरकार की, उसी व्यवस्था में हमको भी चलना पड़ेगा। प्रबंधन से भी हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि व्यवस्था के अनुरूप आप भी आचरण कीजिए। हम कभी व्यवस्था के विपरीत नहीं चलने की बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था यही है कि भाई जिस एरिया का, जहाँ तक एरिया का वो हो जाता है, वो अवार्ड पारित हो आता है, वहाँ तक का ब्याज बंद कर दिया जाता है। लेकिन तब की स्थिति में 1 वर्ष के भीतर उनका भुगतान करना होता है इनको। अगर 1 वर्ष के भीतर ये भुगतान नहीं करते हैं तो 1 वर्ष के बाद वो 15% इंटरेस्ट देंगे, 12% नहीं 15% ब्याज देंगे। ये जिन घरों की नापी नहीं हुई होगी उनका क्या होगा? जिन घरों की नापी नहीं होगी उनका भुगतान आखिर कैसे होगा? भुगतान तो उनका ब्याज बनता रहेगा कि नहीं? अभी फिलहाल नहीं बनेगा भाई। जो एरिया हमने जहाँ तक हम अधिग्रहित कर लिए, उस अधिग्रहित तो पूरे सिंगरौली को एक साथ कर नहीं, जैसे 600 मीटर की जो बात हो रही है, उस 600 मीटर के भीतर जो घर आते हैं उनकी नापी हमने नहीं कराई है या उन्होंने नहीं किया। तो एक तकनीकी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये लोगों का भी सवाल है कि मान लीजिए 600 मीटर अगर खदान को आगे बढ़ना है तो क्या औचित्य है कि वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 8 बाजार का जो एरिया है वहाँ भी नापी प्रक्रिया चालू रहे? कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एनसीएल प्रबंधन इस जगह पर क्यों फोकस कर रहा है अपितु इसकी कि वो 9 नंबर वार्ड में जितने मकान छूटे हैं उसकी नापी करने? 9 नंबर में एनसीएल प्रबंधन नापी करने के लिए ऐसा नहीं है कि 9 नंबर में वो नापी नहीं कर रहा है। 9 नंबर के कुछ घरों में, जैसे खुद मैं हूँ आपके सामने बैठा, मैंने अब तक नापी नहीं कराई है, लेकिन इनकी विसंगतियों की वजह से मैंने नापी नहीं कराई। इनकी जो विसंगतियाँ हैं रेट को लेकर के, नित्य नई विसंगतियाँ, ये तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर आपके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था कि नापी करा लो और आप विसंगतियों को लेकर आप खुद नापी नहीं करा रहे। नहीं, सवाल उठना लाजमी है, उठना भी चाहिए, दिल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नापी नहीं कराई है, इनको 600 मीटर लेना होगा तो ये नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं है। इनको 600 मीटर एरिया अगर लेना होगा और उसमें अगर हम आते हैं तो ये तो उसको लेंगे, तो वो जो लॉस हमको होना होगा वो हमको भी होगा, अगर दूसरे को होता तो हमको भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, ये मनीष जी, ये जो चीज़ है रेट वाली विसंगति, ये संयोग ही था। 3-4 दिन पहले की बात है, रात में टहल रहा था, संयोग से 11 बजे के आसपास की बात है, तो हमको कुछ लोग मिल गए वहाँ पे। फिर लोगों ने जबरदस्ती भैया बैठिए, उनके साथ बैठ गए। उनके पास वो पेपर मिले थे हम लोगों को, उन लोगों ने वो पेपर सुलभ। ये थोड़ा विस्तार से बताइएगा, जो अभी ये बात सामने निकल के आई है कि पीडब्ल्यूडी 19 और 20 का जो रेट जारी हुआ था और जो 20-21 के जो रेट मिले वो कैसे मिल गए, और इसमें ऐसी इतनी बड़ी जो कहते हैं कि जो खाई कहा जाएगा कि 8800 से लेकर 15,000 सीधे 16,000, ये ऐसे कैसे डिफरेंस आ गया? पीडब्ल्यूडी के रेट के बारे में भी उन्होंने सीधे से कह दिया था कि भाई हमको एसओडी में पीडब्ल्यूडी ने लिख के दिया है कि 20-21 का कोई रेट नहीं है हमारे पास, इसलिए आप 19-20 के रेट जो हमारे पास उपलब्ध हैं हम आपको सुलभ करा दे रहे हैं। अगर आपका इससे काम चलता हो, आपकी व्यवस्था इससे आगे बढ़ती हो तो बढ़ाएं अपनी व्यवस्था को। इन्होंने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी ने हमको दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि 1/12/2020 को पीडब्ल्यूडी ने पहली बार अपना एसओआर अपलोड किया है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो इतनी बड़ी चीज को अगर आप हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, तो ये तो कहीं सातिराना चाल है आपकी, जी हम बार बार कहा करते हैं। तो साथी बनने की आवश्यकता है नहीं, जैसे हम लोगों ने आपको खुले दिल से समर्थन दिया था, आप भी उसी तरह से खुल के सामने आइए ना। प्रपंच क्यों? मुखे राम बगल में छुरी। अगली बैठक कलेक्टर के साथ आपकी कब है? अगली बैठक कुछ दिन की बैठक में ही जैसी बात हुई थी, तो सीएमडी सर ने कहा था कि भाई अगले 4-5 दिनों के भीतर हम लोग बैठेंगे, लेकिन 4-5 दिन से ज़्यादा समय तो बीत गए, अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं है हम लोगों के पास। मैंने कहीं से आधिकारिक कोई सूचना किस तारीख को कलेक्टर के साथ बैठक निर्धारित की गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है।
और अभी बैठकों का औचित्य क्या है, पहले आप ये तो बताएं हमको कि आपने जो दर निर्धारित किए हैं आपको वही स्वीकार हैं या इससे इतर जो आप ही के दर हैं, आप ही के द्वारा कैलकुलेट किए गए दर हैं, उसको मानेंगे या इसको मानेंगे? पहले तो आप ये बताएं, उसके बाद बैठकों का कोई औचित्य होगा। सेक्शन 4 कब लगा था? सेक्शन 4 लगा 2020 में। तो 2020-21 के रेट क्यों नहीं मान्य होगा? मानना ही होगा, मानना ही पड़ेगा। 2020-21 के रेट की बात तो हम लोग करेंगे बिल्डिंग के लिए ना, आप बिल्डिंग पे लोडी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि वो तो है ही, ये 15,700 भाई नियर बाई वार्ड के विलेज का रेट देने की बात की। नियर बाई विलेज सिंगरौली के 9 नंबर वार्ड से लेकर के 10 नंबर पहले से पूर्व से अधिग्रहित है। 10 नंबर के सर्टेन एरिया अधिग्रहण क्षेत्र में पिछली बार नहीं आए थे, 9-10 का जो अधिग्रहण हुआ था उसमें, लेकिन वो वार्ड तो अधिग्रहित हो गया था ना, कुछ एरिया को छोड़ करके बाकी वो अधिग्रहित, तो उसके रेट को हम रेफरेंस के रेट में कोट नहीं कर सकते हैं। कानून का जो प्रोविजन है वो यही कहता है कि जो वार्ड अधिग्रहित कर लिए गए हैं उसके रेट को रेफरेंस के रेट में कोट नहीं करते हैं, उसका रेफरेंस नहीं मानते हैं। आपने कहा कि वहाँ का रेट 8800 रुपया है 10 नंबर का, उसी 8800 को ले लेते हैं और उसके बाद 161 रुपया पता नहीं कहाँ से, बड़ी मेहरबानी की आपने 161 रुपया उसमें जोड़ दिया, तो 8961 रुपया करके आपने कह दिया कि हम पूरे सिंगरौली को 8961 देते हैं, जबकि आप ही के सिस्टम में ये रेट मतलब है 15,700 रुपये का रेट जो है वो आपके सिस्टम में है, आपने उसको बनाया है। 600 रजिस्ट्रियाँ आपने कैलकुलेट ली थी, निकाली थी, उनका एवरेज किया था आपने और उनका एवरेज करके जो रेट आया था वार्ड नंबर 30 का, उसका रेट था 15,700 समथिंग रुपया। आप हमको कहते हैं कि 8961 रुपया आपको देंगे, क्यों देंगे भैया और हम क्यों लेंगे? बिल्डिंग के रेट में उसी तरह की विसंगति है, बिल्डिंग का रेट 20-21 का कुछ और है, आप हमको कुछ और दे रहे हैं। तो या तो आप हमको समझा दीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है हम विड्रॉ करेंगे, अगर गलत हम कह रहे हैं तो हम विड्रॉ करें, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत तो किसी को शोभा नहीं देता, गलत चाहे वो आप हो या हम हो, जिसने भी गलत किया वो धिक्कारा गया है, नकारा गया है, तो गलत करने का अधिकार किसी को नहीं। ये जो एनसीएल प्रबंधन पीटीआई के हवाले से खबर जारी करता है कि हम 24,000 करोड़ रुपए मोरवा के विस्थापन पे खर्च कर रहे हैं, हैबिटेट पे खर्च कर रहे हैं। 2020 से सेक्शन 4 लग गया था, 2020 से ही पुनर्वास स्थल को डेवलप करने की क्यों नहीं योजना बनाई गई? मनीष जी, प्रारंभ हमने यही से की थी कि इस विस्थापन की कोई योजना इनके पास नहीं, विस्थापितों के साथ नित्य छलावा हो रहा है और कुछ नहीं। प्रबंधन का कहना है कि 21,000 लोग 21,000 या 20,000 मकानों के में रहने वाले करीब 50,000 लोग, जो पीटीआई के हवाले से खबर आई थी, ये लोग विस्थापित होंगे। हम कहते हैं उसमें 3,000 आदमी अगर ये बोलें या 1,500 बोलें या 2,000 बोलें कि नहीं हमें प्लॉट चाहिए, तो क्या वो प्लॉट नहीं देंगे और उसको व्यवस्थित करके नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा। इनकी जो आर.एन.आर पॉलिसी है, आर.एन.आर पॉलिसी को नकार ही नहीं सकता है। सुनने में ये आया है कि पीछे जो बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट में, एनसीएल इस चीज़ से नकार रहा था क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है और अब हम इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे। मनीष जी, सीएमडी साहब ने ऐसा कहा था, लेकिन सीएमडी साहब भारत के कानून से ऊपर नहीं है। अगर अभय तिवारी भारत के संविधान और भारत के कानून से ऊपर नहीं है तो सीएमडी साहब भी भारत के कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो सीएमडी साहब हो चाहे मैं हूँ, और कानून में अगर ये प्रोविजन है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो सीएमडी साहब को करना पड़ेगा। सीएमडी साहब बार बार एक बात करते हैं, जब भी अनौपचारिक बात चर्चा में सीएमडी साहब बार बार कहते हैं कि नहीं आप लोग तो ऐसा कह करके इसको 5 साल पीछे ले जाएंगे। आदरणीय सीएमडी साहब, ये 5 साल 50 साल और 500 साल अगर पीछे जाएगा तो इसके लिए एकमात्र व्यक्ति अगर कोई उत्तरदायी होगा एनसीएल प्रबंधन, जिसकी गलत नीतियों के चलते इस विस्थापन में नित्य विलंब हो रहा। आपके ग्रुप में ये मैसेज भी चलता है कि अभी तक 154 लोग या 155 लोग ही जा करके वहाँ पे वो रजिस्टर में साइन किए हैं कि हमको प्लॉट चाहिए। स्थानीय लोग अभी भी इस बात को लेके पसोपेश में हैं कि हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस प्रकार का पुनर्वास मिलेगा। जब तक वो नहीं पता उनको रहेगा वो क्यों साइन करने जाएंगे? पहली चीज़, क्या ये एनसीएल प्रबंधन ये सारी चीज़ें करते हुए दोबारा एक सर्वे नहीं करा सकता है घरों घर जाकर के कि आपका प्लॉट चाहिए कि वो चाहिए, जैसे आप नॉर्मल सर्वे करा रहे हैं?
निश्चित रूप से कराना चाहिए। अभी किराएदारों के लिए आप एक सर्वे करा रहे हैं, उसी में आप जोड़ देते हैं कि किसको किसको प्लॉट चाहिए, किसको किसको नहीं चाहिए। लेकिन जो प्लॉट चाहिए आपको कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, उसका कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक कैसे आदमी, आम आदमी, अगर आप सब्जी भी खरीदने जाते हो आज की डेट में तो देख के खरीदते होगे ना। हाँ, और आपको कहीं यहाँ से हटा के कहीं और बसाने की बात चल रही है और आपको बिना जानकारी कि आप उसमें वो कर दोगे कि हमको कहीं भी जाके बसा दो। कल की डेट में ये बोलेंगे कि आपको हम नागालैंड में जाके बसा रहे हैं तो क्या आप मिल लो? कोई नहीं जाएगा ना मनीष जी। वही सीधी सी बात है। जब पब्लिक बात पर उठना है। आपको एक चीज बताएं, जो चीजें सामने होती हैं, जो चीजें नित्य दिखती हैं, उनके बारे में तो अच्छी तरह से भली भांति से हम परिचित होते हैं ना कि ये अच्छा है या बुरा है। एनसीएल ने अब तक इस इलाके में जितने विस्थापन किए, जितने इनके विस्थापन स्थल हैं, बगल में चटका के विस्थापन स्थल को क्या बोलते हैं हम? चंद्रपुर बोलते हैं हम लोग। चंद्रपुर, नंदगांव तो इधर चलेगा हम लोग, पहले इधर यूपी घुस ले हम लोग। चंद्रपुर, उसके बाद बांसी ककरी का रिहेबिलिटेशन एरिया, बीना का रिहेबिलिटेशन एरिया कोहरौल, खड़िया का अम्बेडकर नगर, उसके बाद आगे बढ़ जाए हम लोग तो निगाही अमरोदी का नंदगांव। इनमें से कोई भी विस्थापन स्थल क्या इस तरह का है जहां जाकर के रहा जा सके? अगर इसी तरह का विस्थापन स्थल सिंगरौली के लोगों को भी आप देना चाहते हैं, जबकि आदरणीय सेक्रेटरी साहब जब आए थे कोल सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको ऐसा विस्थापन स्थल देंगे जो नजीर होगा हिंदुस्तान के लिए। कहाँ गया आपका नजीर सेक्रेटरी साहब? आप तो नहीं रहे, आप तो रिटायर करके चले गए। लेकिन हमको झांसा जो दिया आपने, हमको जो चली पुलाव हमारे मन में पकाया आपने, वो धरे अभी तक ऐसे ही मंद हैं। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि हमको नजीर के रूप में एक विस्थापन स्थल मिलेगा। वो नजीर का कोई रूपरेखा आपने नहीं दिखाई, कोई ब्लूप्रिंट आपने नहीं दिया हमको। परिणाम है कि सारे लोग उहापोह की स्थिति में हैं कि आखिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐसे में एनसीएल प्रबंधन जो अभी एडवर्टीजमेंट किया है कि हम बहुत जल्दी नोटिस बांटने वाले हैं, तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? एनसीएल प्रबंधन को नोटिस बांटने से, अगर एनसीएल प्रबंधन मतलब चाहेगा कि हम अपनी दमनकारी नीतियों से आपको यहाँ से विस्थापित कर लेंगे, तो ये एनसीएल प्रबंधन के दिमाग में अगर इस तरह की बात होगी, इस तरह का फितूर होगा, ये उनकी गलतफहमी है। ये सिंगरौली के लोग हैं, ये बड़े सभ्य हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े शिष्ट हैं, लेकिन इनकी विनम्रता, इनकी शिष्टता आपके लिए कहीं अभिशाप न स्थापित हो, ये जरूर विचार करना चाहिए आपको। बोले वाले लोग जब साथ देते हैं ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारा साथ ही आपके लिए, आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ करीब 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, कई स्कूल हैं, सभी बच्चों का भी भविष्य अधर में है। अब माना ये जा रहा है, पीछे बहुत पहले जब हम लोग इंटरव्यू किए थे तो कहा यह जा रहा था कि बर्गमा क्षेत्र में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सारी चीज़ मेंटेन हो जाएगी। अच्छे लोग, बड़े लोग, सभ्रांत लोग जब मंचों पे आते हैं, ये कहते, इनके बाद इनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये तो राष्ट्र के नौनिहाल हैं, ये भविष्य के भारत के निर्माता है। एनसीएल प्रबंधन की गलत नीतियों के चलते यदि बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, तो प्रबंधन के जवाबदेह लोगों को, जिम्मेदार लोगों को गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। राष्ट्र के विकास के लिए एनसीएल का विस्तार आवश्यक है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके सिंगरौली के आवाम के बेहतर भविष्य के साथ तो आप खिलवाड़ करने की जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अधर में है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं, ये तो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो माननीय सीएमडी साहब और एनसीएल के तमाम जवाबदेह लोगों की ये दायित्व बनता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के पूर्व अपने जमीर में झांके, अपनी अंतरात्मा को जरूर एक बार टटोले कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आपकी तकनीकी टीम की बैठक हुई है कि नहीं? हमारी तकनीकी टीम की बैठक इन विषयों पे अक्सर होती रहती है और इन विषयों में हम लोग बहुत सजग हैं। हम इन विषयों के संदर्भ में बहुत सूक्ष्मता से हम लोग विचार करते हैं। जब भी बैठते हैं तो हम बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन मनीष जी, जब अपने हाथ में कुछ होता नहीं, आप केवल निवेदन कर सकते हैं, आप केवल कह सकते हैं वाली स्थिति है,
और सिंगरौली के आवाम से हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि अगर सिंगरौली विस्थापन मंच कुछ कर रहा है तो ये सिंगरौली के बेहतरी के लिए है, जिसमें आप भी एक आदमी है, एक इंसान है, और एक एक जोड़ के ही 11 होगा। तो हमको 11 बनने की आवश्यकता है, सबको अपनी शक्ति सामर्थ्य, लेकिन संयम और विवेक के साथ। संयम और विवेक होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, संयम रखिए, विवेकवान बनिए, लेकिन अपने हकों के लिए संघर्ष चाहे जिससे भी करनी पड़े वो करना पड़ेगा। दोनों बात ही आप कह रहे हैं कि धैर्य भी रखिए, संयम भी रखिए और हकों को लिए जो करना पड़ेगा वो तो कर। सिंगरौली विस्थापन मंच इस मुद्दे को लेकर क्या रुख अख्तियार करेगा अगर एनसीएल अपनी दमनकारी नीति जारी रखता है तो? एक तो दमनकारी नीतियों का परिणाम इस देश ने देखा है, जहां जहां भी ये दमन करना चाहे हैं। मनीष जी, ये जन का तंत्र है ना, और जन का आक्रोश झेलना किसी के लिए भी बहुत कष्टकर होता है। कोई नहीं चाहता है कि जन का आक्रोश हम झेलें। जनता का दुलारा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जनता का आक्रोश को झेलना चाहता है क्या? और प्रबंधन के कुछ जवाबदेह लोगों की गलतियों के चलते यदि इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है तो वो सुलझे हुए लोग हैं, उनको भी अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए कि अगर हम भाई अच्छा इंसान उसी को बोला जाता है जो अपनी गलतियों को सुधार ले। कब तक? अब तो नोटिस बांटने की बात चल रही है, इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है। कोई भी नोटिस बांटने के पूर्व एक ब्लूप्रिंट तो देना पड़ेगा ना। बुकलेट वो जारी कर देंगे, उसमें कहीं पता चला कि फिर कुछ ना कुछ विसंगति मिल गई। भाई आपके बुकलेट जारी कर देने मात्र से, बुकलेट जारी करने के पूर्व आपको सहमति लेनी होगी ना सिंगरौली के आवाम की। पहले उन्होंने लिया था क्या? पहले बुकलेट जारी किया था। मनीष जी, अब तक जितने बुकलेट आए हैं, मैं अगर ऐसा कहूँ तो शायद कोई इतनी सुस्ती नहीं होगी कि कोई भी बुकलेट, साइन बुकलेट आपको नहीं मिला। वो तो अनऑफिशियल कॉपी थी, एक ड्राफ्ट कॉपी थी जो हमारे आपके बीच आई। हमने आपने उसको देखा और हमने कहा कि नहीं, इसमें ये गलत है, उसमें वो गलत है, उसमें ये गलत है। लेकिन जब कोई साइंड कॉपी हमारे पास आने की बात होगी तो हमारी सहमति आवश्यक होगी। अच्छा, मतलब ये चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आखिरी बुकलेट इनकी जारी होगी वो साइन करके और सभी की समीक्षा बैठक के दौरान सभी से परमिशन लेकर के नहीं, इसमें कोई विसंगतियाँ नहीं रह गई है, ये जारी की जाएगी। एक आखिरी सवाल, इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी आवास में बसे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मनीष जी, जो प्रोविजन है अपने अनुसूचियों के विस्थापन से संबंधित, जो अपने यहाँ व्याख्या है, संवैधानिक व्याख्या है, उसमें मनीष जी मिलना तो उनको भी वही चाहिए जो आपको मिल रहा है। और एनसीएल तो 5 से 6 पे आके, लेकिन एनसीएल की गलत नीतियाँ और हमारी हाय तौबा, हमारी बेचैनी, हम बहुत आतुर हैं मनीष जी। आतुर होने की आवश्यकता नहीं है, बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। एनसीएल को अपनी परियोजनाओं का विस्तार करना है और इस निमित्त हमारा विस्थापन होगा। तो उनको अगर कोयला निकालना है तो हमारे हकों के साथ खिलवाड़ अगर करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाठी चला करके केवल संघर्ष नहीं किया, आपने भी एक बात कही कि दोनों बात आप करें। हम लाठी चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए आचरण बरतने की बात हमेशा करते हैं। हम आपका प्रतिकार करेंगे, आपका विरोध करेंगे, लेकिन गाली बक के विरोध करेंगे जरूरी नहीं है। विरोध करने का तरीका बगैर गाली बके भी विरोध किया जाता है, असहमति जताई जाती है। तो हमारा बस निवेदन यही है कि आप वो स्थिति निर्मित न करें जबकि आपके विरोध के लिए मुखर होना पड़े सिंगरौली को। चलिए, ये थे हमारे साथ अभय तिवारी जी, जिन्होंने बहुत मुखर होकर के एनसीएल का विरोध किया है, बताया है किस प्रकार एनसीएल यहाँ के लोगों के साथ छल कर रहा है और जल्दबाजी यहाँ के लोग ही दिखा रहे हैं क्योंकि एनसीएल को कोयला निकालना है। आगे भी इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के हम बने रहेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।